हेलो स्टूडेंट, मैं संजय चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम बच्चों क्लास 11th का लेसन नंबर 6 भू आकृति प्रक्रिया उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंदर हमने भू आकृति प्रक्रिया के दो महत्वपूर्ण जो बल थे, पहला था आपको पता ही है अंतजनित बल या अंतजनित प्रक्रिया, अंतजनित प्रक्रिया। दूसरी थी बहिर्जनित प्रक्रिया। इन दो प्रक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा। अंतजनित जो प्रक्रिया थी वो भूमि के आंतरिक या धरातल के आंतरिक भाग के अंदर घटित होती थी, जिसमें हमने दो चीज पढ़ी थी, पटल विरूपण। पहला हमने क्या पढ़ा था? पटल विरूपण है जो भूकंप का एक रूप के समान माना गया है, जिसमें प्लेट विवर्तनिक प्रक्रिया को भी पढ़ा जाता है। दूसरा था ज्वालामुखीयता। ज्वालामुखीयता, ये दोनों जो बल हैं या प्रक्रिया है, हमने कौन से प्रोसेस में पढ़ा था? अंतजनित प्रक्रिया के अंदर इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। फिर हमने बहिर्जनित बल के बारे में पढ़ा। बहिर्जनित जो बल हैं वो धरातल के ऊपर घटित होते हैं, जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल, ढाल का और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है जिनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब बहिर्जनित बल के अंदर हमने कौन कौन सी प्रक्रिया पढ़ रहे हैं? पहला अपक्षय। अपक्षय के अंदर भी हमने कौन से लेंगे? रासायनिक अपक्षय, ठीक है। फिर हम घोल या विलयन, क्या पढ़ेंगे? घोल या विलयन। तीसरा हम पढ़ेंगे कार्बोनेटीकरण। फिर हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीकरण। फिर हम क्या पढ़ेंगे? जलयोजन। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो कहां पर होती है? अपक्षय प्रक्रिया के दौरान होती है, क्योंकि अपक्षय प्रक्रिया होने के का ये सारे तत्व मुख्य उत्तरदायी होते हैं। याद रखना, अपक्षय प्रक्रिया में ये सारे तत्व क्या होते हैं? मुख्य उत्तरदायी तत्व होते हैं, जिनका हम विस्तार के साथ इस टॉपिक के अंदर हम अध्ययन करेंगे। रासायनिक अपक्षय के अंदर हमने पहले भी पढ़ा है कि रासायनिक अपक्षय क्या है, और उससे पहले हमने पढ़ा था अपक्षय के लिए 3 कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला रासायनिक, दूसरा भौतिक या यांत्रिक, और तीसरा जैविक। ये तीनों कारक उत्तरदायी होते हैं या अपक्षय के 3 प्रकार के माध्यम से अपघटन या अपक्षय होता है। तो अपक्षय के 3 प्रकार: रासायनिक अपक्षय, भौतिक या यांत्रिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। हम पहले क्या पढ़ रहे थे? रासायनिक अपक्षय। और रासायनिक अपक्षय के अंदर इन सारे तत्वों का हम विश्लेषण के साथ क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? विश्लेषण के साथ अध्ययन करेंगे। देखो, रासायनिक और घोल विलयन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर कार्बोनेटिक के बारे में पढ़ेंगे, फिर ऑक्सीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर जलयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है घोल विलयन। घोल विलयन किसे कहते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनका विस्तार के साथ हम अध्ययन करेंगे। फिर हम लेंगे कार्बोनेशन। क्या लेंगे? कार्बोनेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले अपन लेते हैं घोल या विलयन। जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों को के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। देखो, जब कोई वस्तु, इसमें या वस्तु का मतलब होता है तत्व। इस वस्तु का मतलब हुआ यहाँ पर क्या हुआ? तत्व। क्या हुआ बच्चों? तत्व। जब कोई तत्व जल या अम्ल में घुल जाता है, जल या अम्ल में घुल जाता है, तो उस घुलित तत्व के जल या अम्ल को क्या कहा जाता है? घोल कहते हैं। क्या कहते हैं? घोल कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में क्या समझिए, देखो, एक क्या है? चूना प्लस जल, तो क्या बनेगा? चूने का पानी। क्या बनेगा? चूने का पानी। तो चूने का पानी क्या है? घोल है। क्या है? घोल है। यदि अभिक्रिया के माध्यम से पढ़ते हैं तो चूने के अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है, प्लस जल में क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या होगा?
सीधा से याद रखना है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, क्या इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O इस रूप में कोई वजह, या फिर अपन सीधा सा ले लेते हैं C6H12O6, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का। ठीक है, तो ग्लूकोज के सूत्र से माध्यम से यदि जल में घोल देंगे तो ग्लूकोज का वो अगला घोल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, घोल बन जाएगा। और इसी तरह शक्कर को जल में घोल डालेंगे तो किसका बन जाएगा, शक्कर का घोल, क्या बन जाएगा, शक्कर का घोल। फिर आगे देखते हैं, इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थों का घोल में मिलता सम्मिलित होता है। देखो इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ को घोल में मिलना भी सम्मिलित किया गया है, मिलना भी क्या किया गया है, सम्मिलित। देखो अपन घोल होता है उसके अंदर ये द्रव्य अवस्था के पदार्थ तो मिलते ही है, जबकि ठोस अवस्था के पदार्थ भी मिलते हैं, उसी को हम घोल कहते हैं। जैसे जल के साथ मिट्टी का या मिट्टी के अणु का घुल जाना, वो भी क्या होता है, घोल होता है, क्या होता है, घोल होता है। काफी बार होता है ना, दूसरी जल जिसके अंदर बहुत सारे मिट्टी के कण मिले होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी एक घोल है। उसके अंदर क्या होता है, वो ठोस पदार्थ होते हैं, मिट्टी के कण, तो इस कारण हमें दिखाई देते हैं। जो जल या अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है, और वो जो तत्व हैं जो जल में घुलते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं, विलेयता पर। क्या होती है, विलेयता। जल के अंदर कोई तत्व कितनी मात्रा तक घुल सकता है, उसकी जो मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। क्या कहलाती है, विलेयता। आपको एक उदाहरण बताता हूं, यदि अपन जल के अंदर नमक घोलते जाएंगे, एक सीमा ऐसी जरूर आएगी जब नमक घुलना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जल की जितनी कैपेसिटी थी उतना तो उसको नमक को घोल लिया, अब उसकी कैपेसिटी क्या हो गई, खत्म हो गई। और जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, तो उसकी मात्रा या विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलेयता। जब किसी भी तत्व जल में घुलने की क्या एक निश्चित सीमा होती है, और जब वो सीमा से ज्यादा होने लगता है तो घुलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगला बिंदु, घुलनशील सेल का निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम और खनिज इस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। और घुलनशील सेल में निर्माण करने वाले जो नाइट्रेट होते हैं, सल्फेट होते हैं और पोटेशियम होते हैं और खनिज होते हैं, इस प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपको इस बिंदु के माध्यम से कह रहे हैं कि जो नाइट्रेट होता है, सल्फेट होता है, पोटेशियम होता है और बहुत सारे ऐसे खनिज होते हैं, वो जल के साथ घुल जाते हैं और फिर उस क्षेत्र को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं या अपक्षय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है ये सब प्रोसेस। सबसे पहले अपन लेते हैं अपन पोटेशियम। ठीक है, तो चट्टान के अंदर जो पोटेशियम होता है वो जल के साथ क्या होता है, घुलकर चला जाता है और चट्टान क्या होती है, खोखली हो जाती है, फिर चट्टान फूटकर बिखर जाती है। उसी प्रकार हम लेते हैं नाइट्रेट, सल्फेट और बहुत सारे खनिज। जैसे ये चट्टान है वो इसके अंदर क्या पाया गया, नमक। क्या पाया गया, नमक। और जब ये जल के संपर्क में आती है, किसके संपर्क में आती है, जल के संपर्क में आती है, तो जल के संपर्क में आ जाने से ये नमक है और किसके साथ घुल जाता है, जल के साथ घुल जाता है। और जल के साथ घुल जाने की जो प्रकृति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। क्या कहते हैं, घोल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में और उदाहरण बताता हूं कि एक आप बीकर लीजिए और बीकर के अंदर आप पोटेशियम डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसे लाल दवा के रूप में भी देखते हैं। तो लाल दवा क्या होती है, जल के अंदर जैसे ही घुलेगी उसका रंग भी कैसा हो जाएगा, एकदम लाल। तो पोटेशियम पर मैग्नेट का क्या हो गया, घोल हो गया। क्या हो गया, घोल हो गया। तो आपको मालूम है ये सारे जो खनिज होते हैं या तत्व होते हैं वो जल के साथ क्या हो जाता है, घुल जाता है। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल में घुलनशील होता है। याद रखना, चूना युक्त जो सेल होती है उसके अंदर कौन कौन से तत्व सम्मिलित होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कौन सा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। फिर कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये सब के सब जो खनिज होते हैं वो किसके साथ घुल जाते हैं, एसिड के साथ घुल जाते हैं या अम्ल के साथ घुल जाते हैं। और फिर कौन से
तत्व का निर्माण करता है कार्बोनिक एसिड। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। वापस मैं रिपीट कर देता हूं बच्चों, जो चूना होता है और चूना पत्थर वाली जो सेलें होती है उसके अंदर कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। पहला क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट। ये सब के सब जो खनिज है वो किसके साथ बोलते हैं? जल के साथ। किसके साथ बोलते हैं? जल के साथ। और कार्बोनिक एसिड का घोल या जल का निर्माण करते हैं। जैसे हम वापस यहाँ पर एक अभिक्रिया को इसमें समझा देते हैं कैसा होता है। पहला आपने लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये है कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र, प्लस जल का सूत्र क्या है? H2O। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बनाते हैं? कार्बोनिक एसिड। तो क्या बनता है? कैल्शियम और यहां पर कार्बोनेट प्लस H2O। तो इसका सहायक अभिक्रिया बनाते हैं तो क्या बनती है? तो सीधा ध्यान रखना, CaO3 प्लस एक वापस देख लेते हैं इसको, CaCO3 प्लस H। इस अभिक्रिया को अपन वापस इस तरह से नहीं कह सकते, तो अपन सीधा सा आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO3। ऐसे भी ले सकते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO3, क्योंकि आपको पता ही है कैल्शियम Ca आ गया, हाइड्रोक्साइड H ये हो गया, एक ऑक्सीजन का परमाणु आ गया इसमें, हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कितने बच गए? यहाँ पर देखो आपने को पता ही है CO3 ऐसे से पूरा का पूरा बच गया, तो ये CO3 क्योंकि ऑक्सीजन का ये परमाणु है इसके साथ जुड़ गया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO3 इस तरह इस कार्बोनिक एसिड का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और यदि थोड़ी बहुत संतुलित अभिक्रिया नहीं है तो केमिस्ट्री के अनुसार आपको लगे तो आप देख लेना, क्योंकि केमिस्ट्री के अनुसार मैं आपको पूर्ण रूप से संतुलित अभिक्रिया नहीं बता सकता। ठीक है बच्चों, अगला जो बिंदु है हमारा वो लेते हैं कार्बोनेशन। क्या है? कार्बोनेशन। अब आपसे पूछ ले कार्बोनेशन क्या है, तो सबसे पहले कार्बोनेशन की परिभाषा लेते हैं। कार्बोनेशन बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्बोनेशन। कैसे? वापस सुनिए, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट किसके साथ करता है? जल के साथ क्या करता है? अभिक्रिया करता है, और जल के साथ अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो प्रक्रिया होती है वो कार्बोनेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? कार्बोनेशन। वापस सुने ना बच्चों, कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ, और जल के साथ अभिक्रिया करने के बाद जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को क्या कहता है? कार्बोनेशन। क्या कहता है? कार्बोनेशन। ठीक है, अगला बिंदु, ये फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज के पृथक करने के लिए एक आम सहायक है। और इसमें क्या होता है? देखो, कार्बोनेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? सबसे बड़ी बात है, कार्बोनेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो फेल्सपार और कार्बोनेट खनिज को पृथक करने के लिए ही कार्बोनेशन प्रक्रिया का प्रयोग किया या उपयोग में लाया जाता है। तो याद रखना बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल पुटअप हुआ है। कार्बोनेशन का प्रयोग किसमें किया जाता है या किस तत्व को अलग करने में किया जाता है? तो सीधा सा लिखना है, फेल्सपार और कार्बोनेट खनिज को अलग करने के लिए ही कार्बोनेशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बोनेशन का प्रयोग किया जाता है। अब अपन कार्बोनेशन का प्रयोग तो अपन को पता चल गया किस लिए करते हैं, क्यों करते हैं। अब आपको पता ही है कार्बोनेशन प्रक्रिया होती क्या है। तो हमने क्या पढ़ा? कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट
तो जल के साथ अभिक्रिया करने के साथ जो प्रतिफल प्राप्त होता है उसी को बच्चों हमने क्या कहा, कार्बोनेशन। अब अगला बिंदु लेते हैं, जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। देखो, जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा और वायु से क्या करी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती थी। याद रखना, जल के द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हम कहां से ले सकते हैं, जल द्वारा, वायुमंडल द्वारा और मृदा में से। इन तीनों तत्वों से क्या अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए वायुमंडल क्या है। क्या है बच्चों वायुमंडल? तो वायुमंडल की सीधी सी परिभाषा है बच्चों, पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले वायु के आवरण को क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। अब आपको पूछा जाए सॉइल, ठीक है, तो सॉइल के यदि बारे में पूछते हैं तो सीधे से लिखना है, धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस या जैविक तत्व विद्यमान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सॉइल या मिट्टी। धरातल की सबसे ऊपरी परत जिसमें जैविक तत्व विद्यमान होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, सॉइल कहते हैं। तो जल के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा और मृदा के द्वारा ये क्या अवशोषित की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या ग्रहण की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण की जाती है। क्योंकि वायुमंडल के अंदर आपको पता CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%, जिसका मतलब वायु के अंदर पाई जाती है। उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ग्रहण की जाती है। फिर मृदा के अंदर आपको पता है, जब पेड़ पौधे व जीवों का अपघटन होता है, क्या होता है, पेड़ पौधे व जीवों का अपघटन होता है, उस दौरान मिट्टी के अंदर कौन सी गैस प्रवाहित हो जाती है, CO2। तो उसके द्वारा भी हम इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और जल के अंदर पाए जाने वाले जो वनस्पति है, जो जीव है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो उससे भी ये जल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। तो जल के द्वारा, वायु के द्वारा, मिट्टी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण या ग्रहण की जाता है, जिससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से कौन सी गैस का, कार्बोनिक अम्ल को निर्माण करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के माध्यम से ही कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस H2O, तो इसके माध्यम से हम अभिक्रिया करें तो आपको पता ही है क्या बनेगा, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये इस प्रकार की अभिक्रिया बनती है। तो ये अपन को नहीं याद रखना बच्चों, सीधे से याद रखना है आपको, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करती है। याद रखना, जल व कार्बन डाइऑक्साइड पर जल का उपयोग होने से कार्बनिक अम्ल का ये क्या करती है, निर्माण करती है, जो एक सक्रिय अम्ल कहलाता है। और ये कार्बनिक अम्ल कैसा है, एक सक्रिय अम्ल। सक्रिय अम्ल में कौन कौन से आते हैं, HCl, H2SO4,
ये सब के सब अम्ल कौन से हैं? सक्रिय अम्ल। HCl H2SO4 कार्बनिक अम्ल, ये सब के सब सक्रिय अम्ल होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सब के सब सक्रिय अम्ल हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब हम लेते हैं नेक्स्ट बिंदु को, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बनिक एसिड में घुल जाते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब के सब क्या है, किसके साथ घुल जाते हैं? कार्बनिक एसिड के साथ क्या होते हैं? घुल जाते हैं। कौन कौन से? कैल्शियम कार्बोनेट और कौन? मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये सब के सब क्या होता है, किसके साथ घुल सकते हैं? कार्बनिक एसिड के साथ, कार्बनिक एसिड के साथ। और जब ये कार्बनिक एसिड के साथ घुल जाते हैं तो उस तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते, और ये जब जल के साथ घुल जाते हैं तो पीछे क्या नहीं बचते हैं? अवशेष भी नहीं बचते। क्या नहीं बचते? अवशेष भी नहीं बचते। मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट हैं, वो जल के साथ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं या फिर कार्बनिक एसिड के साथ पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, और पीछे कुछ स्थान पर कुछ भी तत्व शेष नहीं छोड़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है, और जिसके कारण भूमिगत क्या होता है? गुफाओं का निर्माण होता है। क्या होता है? भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। एक का आपको पता है देश है यूग्लेस्विया, वहां के अंदर जो चुना प्रधान जो सेलें पाई जाती है, चुना प्रधान सेलें पाई जाती है, वहां पर इस प्रकार की जो गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, वो बहुत ही अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? गुफा और सुरंग बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। अब पूछ लेते हैं गुफा क्या है। सबसे पहले गुफा धरातल के आंतरिक भाग में ऐसी सुरंग जिसका एक मुख खुला हो, उसी को हम क्या कहते हैं? गुफा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? गुफा। धरातल के आंतरिक भाग में एक ऐसी सुरंग जिनका एक मुख खुला हो, क्या कहलाता है? गुफा। जैसे ये अपन के लंबी लंबी बना देता हूं, और आगे तो पत्थर ही है और ये मुख खुला होगा तो क्या होगा? गुफा होगा। या फिर यदि पूछ ले कंदरा क्या है, तो कंदरा भी गुफा को ही कहते हैं। किसके कहते हैं? कंदरा गुफा को ही कहते हैं। यदि आपको पूछ ले सुरंग, सुरंग की बात करते हैं तो धरातल के आंतरिक भाग में ऐसी कंदराएं जिनके दोनों मुख खुले हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सुरंग। क्या कहते हैं? सुरंग। तो याद रखना, धरातल के आंतरिक भाग में ऐसी कंदराएं जिनके दोनों मुख क्या हो? खुले हो, उसी को हम क्या कहते हैं? सुरंग। और सुरंग के अंदर विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियां पाई जाती है, जैसे स्तंभ, क्या है? स्तंभ है, गुहा है, इसके अलावा स्टैलेक्टाइट है, स्टैलेक्टाइट है, या फिर ये सारे जो स्थलाकृतियां हैं वो इसी प्रकार के चुना प्रधान सेलों के अंदर देखने को मिलते हैं। गुफा, सुरंग, स्तंभ, गुहा, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट और वात छिद्र, ये सब के सब है ना चुना प्रधान सेलों के अंदर देखने को मिलता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो के अंदर दो महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में अध्ययन किया। एक था घोल और विलयन। घोल का मतलब होता है जब कोई तत्व जल या अम्ल के साथ घुल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? घोल या विलयन। फिर हमने पढ़ा था कार्बोनेशन। कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट जब जल के साथ क्रिया करता है और उसके प्रतिफल की प्रोसेस ही क्या कहलाता है?
कार्बोनेशन। और कार्बोनेशन प्रक्रिया का या कार्बोनेशन प्रक्रिया का जो प्रयोग है वो फेल्सपर और कार्बोनेट जो तत्व उसको अलग करने के लिए किया जाता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम बच्चों ऑक्सीकरण है उन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जल योजन प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे और उनका विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक यू।